नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज इस वीडियो के माध्यम से ग्राम्य विकास के प्रश्नों को देखेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं उनको बताना चाहते हैं कि ऑनलाइन स्टडी ग्रुप के द्वारा हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से ग्राम्य समाज एवं विकास से संबंधित प्रश्न और सामान्य ज्ञान से प्रश्नों की श्रृंखला चलाई जा रही है, जिनको आप प्लेलिस्ट से जाकर कवर कर लें जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये श्रृंखला। पहला प्रश्न है, भारत गाँवों में बसता है, यह कथन किसका है? तो आपका जवाब होगा महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गाँवों में बसता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 का सही जवाब हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि ग्रामीण का पद कभी वंशानुगत, कभी नामित और कभी निर्वाचित रहा होगा, यह कथन किसका है? तो आपका जवाब होगा यह कथन मैकडोनाल्ड का है। यानी यहां पर भी प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब हो जाएगा ए, मैकडोनाल्ड ने कहा कि ग्रामीण का पद कभी वंशानुगत तो कभी नामित और कभी निर्वाचित रहा होगा। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा ए, मैकडोनाल्ड। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो आपका जवाब होगा ऋग्वैदिक काल में जो ग्राम होता था, इसके प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रामणी। यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अब यहां पर कुछ बात आपको समझनी होगी। जो ऋग्वैदिक काल था, अगर इस काल में यह पूछा जाए कि राज्य का जो मूल आधार होता था वो कौन होता था, तो उसको कहते थे कुल। कुल का मतलब होता था परिवार, और उस कुल के प्रमुख को क्या कहते थे? तो उस कुल के प्रमुख को कुलप कहा जाता था। यानी इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या कहते थे? कुलप कहते थे। और कुल के बाद कुलों को मिलाकर ग्राम बनता था, और ग्राम के प्रमुख को क्या कहते थे? ग्रामणी, जो कि प्रश्न में पूछा गया। उसके बाद अनेक गांवों को मिलाकर विश बनता था, और विश के प्रमुख को क्या कहते थे? विशपति। और इसी प्रकार अनेक विशों के समूह को जन कहा जाता था, और जन के प्रमुख को क्या कहते थे? जनपति यानी राजा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और यहां प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी, यानी प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा बी। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, मौर्य काल में गांव में हदबंदी, भूमि और मकान का पंजीयन, कर की छूट और जनगणना का कार्य कौन करता था? तो याद रखिएगा, मौर्य काल में गांव में हदबंदी, भूमि और मकान का पंजीयन और कर की छूट एवं जनगणना का कार्य गोप के द्वारा किया जाता था। यानी आपका चौथे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा, याद रखिएगा। और वही जो आपने अभी ग्राम के अध्यक्ष ग्रामीणी को पढ़ा है, इनके द्वारा ग्राम की भूमि का प्रबंध और सिंचाई के साधनों की व्यवस्था का अधिकार ग्रामीणी के पास था, और गोप के पास क्या था? मौर्य काल में गांव की हदबंदी, भूमि एवं मकान का पंजीयन और कर की छूट और जनगणना। ठीक है, और जो आपने अभी ग्राम के प्रमुख ग्रामीणी की बात की है, ये किस में थे? ग्राम के प्रमुख ग्रामीणी किस में थे? ये ऋग्वैदिक काल में थे। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि संगम काल में नगरीय और ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख कौन होता था? तो आपका जवाब होगा संगम काल में नगरीय और ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख मनरम होता था। कौन होते थे? मनरम होते थे। यानी 5वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि चोल काल के ग्रामीण प्रशासन में सामान्य लोगों की संस्था कौन सी थी? तो आपका जवाब होगा उर। ठीक है, यानी कि जो चोल काल में ग्रामीण प्रशासन में जो सामान्य लोग थे, उनकी संस्था को आप क्या कहते थे? उर कहते थे। और उर का प्रमुख कार्य क्या होता था? कि सामाजिक कल्याण के लिए, तालाब और बगीचों के निर्माण के लिए गांव की भूमि का अधिग्रहण करना, ये उर का प्रमुख कार्य होता था। ठीक है, और इसमें सामान्य लोगों की ये संस्था थी। और अगर सभा की बात की जाए तो सभा जो है ये अग्रगाही या ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसमें इनके सदस्यों को क्या कहा जाता था? इनके सदस्यों को पेरू मक्कल कहा जाता था। और ये एक बात और याद रखिएगा कि सभा अपनी समिति के माध्यम से कार्य करती थी, और इसको क्या कहा जाता था? वार्यम कहा जाता था। ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी प्रश्न संख्या 6 का अब क्या सही जवाब होगा? प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब होगा उर। ठीक है, यानी डी विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि शेर शाह के समय में स्थानीय शासन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? तो आपका जवाब होगा शेर शाह के शासनकाल में स्थानीय शासन को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। कौन कौन सा था? सूबा, सूबा को इक्ता भी कहा जाता है, दूसरा सरकार, और तीसरा परगना। ठीक है, और प्रत्येक जो इक्ता था या सूबा था वो अनेक सरकारों में विभाजित था, और अनेक सरकार परगने में विभाजित थे। ठीक है, यानी शेर शाह के समय में 3 प्रकार के भागों में वर्गीकृत था स्थानीय शासन। ठीक है, अगला देखिए, यानी 7वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि ब्रिटिश शासन काल में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ब्रिटिश काल में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, और 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व सेवा ग्राम योजना
किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आपका जवाब होगा कि 1836 में सेवाग्राम योजना शुरू की गई थी। और ये सेवाग्राम जो आश्रम है, ये महाराष्ट्र राज्य के एक जिला है जिसका नाम है वर्धा, और वहां पर सेवाग्राम नामक एक गांव है, वहां से ये प्रारंभ की गई। और एक बात याद रखिएगा कि सेवाग्राम आश्रम भारत में गांधी जी द्वारा स्थापित ये दूसरा आश्रम था, ठीक है। और पहला आश्रम कौन था? साबरमती आश्रम, ठीक है। और ये सेवाग्राम योजना की शुरुआत कब हुई? तो आपका जवाब होगा 1936 में हुई थी, यानी 9वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? डी। अगला देखिए 10वां प्रश्न देखिए। 10वें प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत के संविधान में स्थानीय सरकार का विषय किस अनुसूची में रखा गया है? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान में जो अनुसूची है उसमें 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार के विषय, एक संघ सूची का विषय, राज्य सूची का विषय और संवर्ती सूची का विषय, ठीक है। संघ सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार और संवर्ती सूची पर दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है। वहीं अगर बात की जाए स्थानीय सरकार की, तो स्थानीय सरकार 7वीं अनुसूची में राज्य की सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी स्थानीय प्रशासन पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। यानी प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारतीय ग्रामीण समाज की विशेषता निम्नलिखित में से कौन से? तो याद रखिएगा कि ग्रामीण समाज की जो विशेषता है वो क्या है? संयुक्त परिवार है, कृषि व्यवसाय ये भी है, अनुशासनबद्ध परिवार ये भी है, और इसके अतिरिक्त बंद सामाजिक स्तर ये भी भारतीय ग्रामीण समाज की विशेषता है। उपभोग पर आधारित आर्थिक संरचना ये भी ग्रामीण समाज की विशेषता है। प्रत्येक ग्राम की एक पृथक सामाजिक इकाई होगी, ये भी एक ग्रामीण समाज की विशेषता है। ये इन तीनों विशेषताओं के अतिरिक्त विशेषता की बात की जा रही है। यहाँ प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला देखिए, अब आप यहाँ पर 12वां प्रश्न देखेंगे, भारत में कुल कितने गांव हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? 6,40,930। यानी प्रश्न संख्या 12 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 6,40,930 भारत में गांव की संख्या है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 13 देखिए, पूछ रहा है कि किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी थी? जो लोग ऑनलाइन स्टडी ग्रुप के हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से जो टेस्ट चल रहा है उसको किया है, तो उनको ये आभास हो रहा होगा कि मैक्सिमम प्रश्नों के आंसर वो देने की स्थिति में है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय किसने कहा? तो आपका जवाब होगा रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय कहा गया। यानी 13 का सही जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला देखिए, और एक बात और याद रखिएगा कि ग्राम से शहरों में परिवर्तन होने वाले क्षेत्र को विकासवादी शहर कहा था। किसने? रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर के द्वारा विकासवादी शहर कहा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहां समाज में अनौपचारिकता पाई जाती है। याद रखिएगा, ग्रामीण समुदाय में समाज में अनौपचारिकता पाई जाती है, वहीं शहरी समुदाय की बात करेंगे तो वहां पे औपचारिकता पाई जाएगी। दूसरा है कृषि मुख्य व्यवसाय होगा, ये भी सही है। प्राथमिक समूह में प्राथमिकता होगी, तो ये भी बात सही है। यानी प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब होगा डी। ये सभी जो बातें दी गई हैं ये ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत आती हैं। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जनसंख्या 2000 जनगणना जो 2011 हुई थी उसमें ग्रामीण आबादी कितनी? तो आपका जवाब होगा यहाँ पर 83.3 करोड़ आबादी भारत में 2011 के अनुसार ग्रामीण आबादी है। दूसरी बात, अगर यही प्रतिशत के आधार पर पूछा जाता तो आपका जवाब होता 68.84% भारतीय आबादी ग्रामीण है। यानी प्रतिशत के लिहाज से 68.84, और अगर टोटल जनसंख्या पूछी जाएगी ग्रामीण आबादी की तो 83.3, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 16 में आपको सुमेलित करने के लिए पूछा गया है, तो जरा देख लीजिए कि इसमें कौन सा सुमेलित हो रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि भूदान आंदोलन, तो आपने पढ़ा है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे द्वारा। कब प्रारंभ किया गया था? 1951 में। और आपने पूर्व के वीडियो में एग्जैक्ट गांव, जिले और राज्य का भी नाम देखा है। जिन लोगों ने अभी उसको कवर नहीं किया उसको जरूर कवर कर लेंगे, उनको अंतर और स्पष्ट होगा। अगला है गांधीवादी, यानी कि एक आप किसके साथ सुमेलित कर देंगे? तो एक को आप तीसरे के साथ सुमेलित करेंगे। अगर बात की जाए गांधीवादी योजना की, तो याद रखिएगा गांधीवादी योजना 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा शुरू की गई थी, यानी बी को आप चौथे के साथ सुमेलित करेंगे। ये जो गांधीवादी योजना है ये गांधीवादी आर्थिक चिंतन की मूल भावना पर आधारित है, ठीक है। यानी बी को आप किसके साथ? चौथे के साथ। श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना शुरू की। तीसरा है जन योजना। जन योजना का संबंध किससे है? तो जन योजना का संबंध एम.एन. रॉय के द्वारा है। इन्होंने 1945 में जन योजना प्रारंभ की। और एक बात याद रखिएगा, जन योजना मार्क्सवादी समाजवाद पर आधारित है। यानी सी का सुमेलित किससे होगा? एक के साथ।
अगला है सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना का संबंध जयप्रकाश नारायण से है, यानी डी का आप दूसरे के साथ सुमेलित करेंगे। इन्होंने 1950 में सर्वोदय योजना शुरू की, और याद रखिएगा भारत में नियोजित विकास का जो खाका है जयप्रकाश नारायण ने 1950 में सर्वोदय योजना के तहत किया था। और इस योजना का जो मूल प्रेरणा स्रोत है वो कौन है? गांधी जी की रचनात्मक और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ठीक है, इस प्रकार आपने सभी को सुमेलित देख लिया, और इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि से संबंधित नहीं? तो याद रखिएगा कि इसमें वाई के अलग समिति कृषि से संबंधित नहीं। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध शहरी और ग्रामीण लोगों के लिए जो अलग अलग कैलोरी की आवश्यकता है उसके निर्धारण के लिए वाई के अलग समिति का गठन हुआ। अगर हम बात करें गाडगिल समिति की, तो गाडगिल समिति कृषि ऋण से संबंधित है। वहीं बात करेंगे खेरागत रिपोर्ट की, तो खेरागत रिपोर्ट का संबंध कृषि विकास से है। कृष्णामाचारी रिपोर्ट का संबंध कृषि मूल्य पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्लियर हो गया। 17 का सही जवाब हो जाएगा ए। 18वां प्रश्न देखिए। 18 प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब हुआ था? तो आपका जवाब होगा राष्ट्रीय योजना समिति का गठन 1938 में हुआ था। अब ये जो राष्ट्रीय योजना समिति है ये 1938 में किसके द्वारा गठित की गई? तो आपका जवाब होगा ये सुभाष चंद्र बोस की पहल पर गठित की गई। दूसरी बात कि इस समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो इस समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, और राष्ट्रीय योजना समिति को जो अर्थव्यवस्था है इनके प्रमुख क्षेत्रों के विकास के लिए ठोस नीति बनाने के लिए इस कार्यक्रम का गठन हुआ था। इस प्रकार 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, यहां पर देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, जरा देखते हैं। पहला है आदर्श सेवा ग्राम योजना। आदर्श सेवा ग्राम योजना का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा आदर्श ग्राम सेवा योजना का संबंध डेनियल हैमिल्टन से। ये बिल्कुल सही है। डेनियल हैमिल्टन ने 1903 में सहकारिता के आधार पर आदर्श सेवा ग्राम योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला देखिए, अगला दिया है गुड़गांव परियोजना। जो गुड़गांव परियोजना है, गुड़गांव परियोजना का संबंध किससे है? ये गलत सुमेलित है, क्योंकि गुड़गांव योजना का संबंध FL ब्रेनी से है, और इन्होंने 1920 में ग्राम के उत्थान के लिए गुड़गांव योजना का प्रारंभ किया था। यानी गुड़गांव योजना का प्रारंभ 1920 में किसके द्वारा? FL ब्रेनी के द्वारा, और उद्देश्य क्या था? कि गांव का उत्थान करना। ठीक है, यानी बी यहां पर आंसर हो जाएगा, 19 का बी। इसी प्रकार बड़ौदा ग्राम पुनर्निर्माण योजना, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ये BT कृष्णामाचारी द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, और इसकी शुरुआत 1932 में हुई। इसी प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर ने श्रीनिकेतन योजना का प्रारंभ किया। यह भी योजना 1920 में प्रारंभ की गई, और इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक समाजशास्त्री हैं जिनका नाम है LM हर्स्ट, उनके सहयोग के साथ श्रीनिकेतन योजना का आरंभ किया था। यानी प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला देखिए, अगला है प्रश्न संख्या 20। जरा प्रश्न संख्या 20 को देखिए। प्रश्न संख्या 20 में आपको सुमेलित करना है। ठीक है, यहां पर लक्ष्य 2, लक्ष्य 5, 3, 1 है। सबसे पहली बात यह है कि ये किन लक्ष्यों की बात कर रहा है? ये लक्ष्य 2 क्या है? तो याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया न्यूयॉर्क में 25 से 27 सितंबर 2015 को, और इस बैठक में यह निर्धारित किया गया कि अगले 15 वर्षों में एक 17 लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। 15 वर्षों के लिए 17 लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं, जिसकी डेडलाइन क्या होगी? 2030। यानी 2030 तक हमको 17 लक्ष्यों को अचीव करना है। उन्हीं लक्ष्यों में 17 लक्ष्यों में लक्ष्य 2, 5, 3 और 1 की बात की गई। पूछा जा रहा है कि इनका संबंध किससे? सबसे पहला पूछा है कि लक्ष्य 2, तो याद रखिएगा कि लक्ष्य 2 का संबंध भूखमरी की समाप्ति से, यानी कि ए को आप तीसरे के साथ सुमेलित करेंगे। फिर पूछा है लक्ष्य 5 का संबंध, तो लक्ष्य 5 का संबंध लैंगिक समानता से है, यानी बी को आप पहले से सुमेलित करेंगे। तीसरा दिया है कि लक्ष्य 3 का संबंध अच्छा स्वास्थ्य से संबंधित है, और अच्छे स्वास्थ्य के साथ जीवन स्तर को अच्छा रखना, ये लक्ष्य 3 से संबंधित है। यानी आप इसमें सी का संबंध किससे सुमेलित करेंगे? चौथे के साथ। अगर आप लक्ष्य 1 की बात करेंगे तो लक्ष्य 1 में गरीबी की पूर्ण समाप्ति की बात की गई है, यानी आप डी का दूसरे के साथ सुमेलित करेंगे। ठीक है, इस प्रकार आपने यहां पर सुमेलित किया, और प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 21 देखिए। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। प्रश्न संख्या 21 में पूछ रहा है कि किसान कॉल सेंटर कब से कार्यरत है? तो याद रखिएगा 21 जनवरी 2004 से किसान कॉल सेंटर प्रारंभ हुआ, यानी 21 प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और इस कॉल सेंटर का कारण क्या है, क्यों स्टैब्लिश किया गया? तो सप्ताह के 7 दिन कृषि समुदाय को सूचना उपलब्ध कराना किसान कॉल सेंटर का प्रमुख उद्देश्य था, और ये 21 जनवरी 2004 को प्रारंभ हुआ। इस प्रकार प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब होगा सी। अगला प्रश्न देखिए।
प्रश्न संख्या 22 में कह रहा है कि अधिक अन्न उपजाओ अभियान कब से प्रारंभ हुआ? तो याद रखिएगा 1942 से अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम का शुरुआत हुआ। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब होगा बी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 23 देख लीजिए। यहाँ कुछ कार्यक्रम है, उनके आरंभ वर्ष से संबंधित है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ पर इटावा अग्रगामी योजना, इटावा अग्रगामी योजना 1948 में प्रारंभ हुई, यानी ये सही सुमेलित नहीं है। अगला है सामुदायिक विकास योजना, ये अभी आपने पढ़ा 1952 में, ये भी सही सुमेलित नहीं है। सघन कृषि जिला कार्यक्रम, सघन कृषि जिला कार्यक्रम 1960-61 में, ये भी सुमेलित नहीं है। अगला है अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 1965 से 66 के बीच में हुई, यानी प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब होगा डी। इसके अतिरिक्त भी कुछ कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है, जैसे सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम 1973, मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977 से 78, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान योजना 1979 यानी 1979, कुटीर ज्योति योजना 1988 से 89 के बीच में, और जवाहर रोजगार योजना 1989 में, ठीक है, यानी 1989 में। अगला देखिए, अगला पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सामुदायिक विकास योजना के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो याद रखिएगा कि सामुदायिक विकास योजना में योगदान किसका नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा हैरी जॉनसन का। हैरी जॉनसन का सामुदायिक विकास योजना में योगदान नहीं, तो फिर किसका है? अभी आपने ऊपर चार्ट में भी पढ़ा, उसके पहले भी पढ़ा था कि सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 को। ये बात तो क्लियर है। इसमें 3 अमेरिकी विशेषज्ञ थे सॉरी, इसमें भारत में एक फाउंडेशन है जिसका नाम है फोर्ड फाउंडेशन, इसके प्रमुख थे डगलस एनसिगमर, ये इसमें शामिल थे। इसी के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राजदूत, जिनका नाम क्या है? नाम है चेस्टर बाउल्स, ठीक है, यानी कि विकल्प सी में जिनका नाम दिया है। इसके अतिरिक्त एक समाजशास्त्री कार्ल टेलर, ये तीनों लोगों का संबंध सामुदायिक विकास योजना से। ठीक, इसको समराइज कर देते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 में 3 अमेरिकी के प्रयोग से, एक भारत में फोर्ड फाउंडेशन के प्रमुख डगलस एनसिगमर, दूसरे थे चेस्टर बाउल्स, तीसरे से समाजशास्त्री कार्ल टेलर, यानी यहां कौन शामिल नहीं है? बी। अगला देखिए 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। 25 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं? यहां पूर्वी राज्य की बात हो रही है, सीधा दिख रहा है कि सिक्किम ऑप्शन होगा यहां पर ए। उत्तर पूर्वी नहीं, पूर्वी राज्य की बात की जा रही है। यह कार्यक्रम 2010-11 में प्रारंभ हुआ। कौन कार्यक्रम? पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना। और ये कार्यक्रम किन किन राज्यों में है? ये 7 राज्य इसमें है। कौन कौन से? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश। और इस कार्यक्रम के माध्यम से चावल आधारित फसल प्रणाली की उत्पादकता को जो सीमित करने वाली बाधाएं हैं उनको दूर करने का इसमें प्रयास था। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय समाज प्राथमिक रूप से उदाहरण है, तो किसका? तो प्राथमिक रूप से किसका उदाहरण है? ग्रामीण का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 68.84% ग्रामीण जनसंख्या है, ये अभी आपने पढ़ा भी है। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारतीय ग्राम्य विकास के संदर्भ में नहीं सही संबंध को बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर अगर भारतीय ग्राम्य विकास की बात की जाए तो इसमें कृषि और संस्कृति से इसका सीधा संबंध है, यानी प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर पोंगल और वैशाखी ये दोनों फसल कटाई से संबंधित हैं। एक बात याद रखिएगा, पोंगल त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है और वैशाखी त्योहार पंजाब में मनाया जाता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त अगर आप बात करेंगे फसल कटाई से संबंधित तो ओणम जो कि केरल में, बिहू जो कि असम में, और उगाड़ी ये दक्षिण भारत में फसल कटने के समय में ये त्यौहार मनाए जाते हैं। और प्रश्न संख्या 28 में जो पूछा गया है वो पोंगल और वैशाखी दोनों होगा। इस प्रकार 28 का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उगाड़ी मुख्य रूप से फसल कटने के समय मनाई जाने वाला त्यौहार है, इसका संबंध किससे है? मैंने अभी आपको पूर्व के एक्सप्लेनेशन में बताया था कि उगाड़ी का संबंध दक्षिण भारत से है। ठीक है, वहीं ओणम का संबंध हमने केरल से बताया, बिहू असम से। अब यहाँ पर उगाड़ी जो मुख्य रूप से है ये कहाँ से? अब यहाँ पर दक्षिण भारत में पर्टिकुलर राज्य पूछ रहा है, तो यहाँ पर अगर पर्टिकुलर राज्य की बात करेंगे तो इन राज्यों में कर्नाटक, यहाँ पर प्रमुख तौर पर उगाड़ी मनाया जाता है। और इसके अतिरिक्त अगर राज्यों की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, इन राज्यों में प्रमुखता से उगाड़ी त्यौहार मनाया जाता है। और ये फसल नई फसल के आगमन का द्योतक होता है कि एक फसल कट गई, अब नई फसल आएगी। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछ रहा है कि ग्रामीण समाज एवं भूमि सुधार किस काल में प्रारंभ हुआ? तो आपका जवाब होगा ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में आपने देखा होगा जमींदारी प्रथा,
महलवाड़ी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, ये प्रथाएं भूमि सुधार संबंधित थी। तो ये प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न संख्या 31 देखिए। प्रश्न संख्या 31 में पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास योजना का लागू करने का निर्णय कब लिया गया? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे? 30 जनवरी 2018 को, यानी प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब हो जाएगा डी। 30 जनवरी 2018 को मुख्यमंत्री आवास योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मिड डे मील कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई और अगर इसके उद्देश्य की बात की जाए तो नामांकन में वृद्धि करना उद्देश्य है, पोषण स्तर को बढ़ाना ये भी उद्देश्य है, और प्रतिधारण और उपस्थिति को सुधारना ये भी उद्देश्य है। इस प्रकार 32 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला देखिए, पूछ रहा है जाति व्यवस्था को रामराज्य के लिए सबसे घातक किसने माना था? तो सही जवाब होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब तक जातिवाद रहेगी, शोषित और पिछड़े वर्ग को आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाएगी, तब तक हम राम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब होगा सी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना चाहता है क्या? तो ये सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना इसका लक्ष्य है। और सर्व शिक्षा अभियान की अगर क्रियान्वयन की बात की जाए कब प्रारंभ हुआ, तो ये 2000 से 2001 के बीच में इसका प्रारंभ हुआ। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है कि आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र के हालात को बता सकते हैं। यह कथन किसका है? तो आपका जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र के हालात को बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए, करा कि इनमें से कौन सा कार्य या कौन सी सुविधा जो है वो आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध नहीं कराई जाती? पहला दिया 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का टीकाकरण आंगनबाड़ी केंद्र पर होता है, सही है। दूसरा कह रहा है कि 15 से 43 वर्ष के आयु के पुरुष और महिलाओं के लिए पोषण, यहाँ पर पुरुष नहीं होना चाहिए, महिलाओं के पोषण की व्यवस्था आंगनबाड़ी केंद्र से होती है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 36 का बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नए जन्मे पुरुष की देखभाल आंगनबाड़ी से होती है और गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व देखभाल भी आंगनबाड़ी केंद्र से उपलब्ध कराई जाती है, यानी प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब होगा बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति के शिक्षार्थियों के लिए किस आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई? तो आपका सही जवाब होगा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। ये जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है, इसकी शुरुआत जो है 1998 में की गई थी। और याद रखिएगा ये किसके लिए है? तो ये अनुसूचित जनजाति के शिक्षार्थियों के लिए एक आवासीय विद्यालय के तौर पर है। और अगर ये पूछा जाए कि प्रथम विद्यालय का शुभारंभ कब हुआ, तब सन 2000 में महाराष्ट्र में हुआ और इस योजना की शुरुआत 1998 में। इस प्रकार प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 38 कह रहा है कि भारत में शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने हेतु किस आयोग का गठन हुआ था? तो आपका जवाब होगा कोठारी आयोग का। याद रखिएगा ये शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए 1964 में कोठारी आयोग का गठन हुआ। उस समय ये यूजीसी के अध्यक्ष थे। नाम क्या था इनका? जो अध्यक्षता की इन्होंने, दौलत सिंह कोठारी। इन्हीं के नाम के आधार पर इस आयोग का नाम पड़ गया कोठारी आयोग और इसका गठन हुआ 1964 में और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की इन्होंने 1966 में। इस प्रकार प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब हो जाएगा ए, कोठारी आयोग। अगला देखिए, पूछ रहा है कि कृषि वर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा 1 जुलाई से लेकर 30 जून के बीच में कृषि वर्ष मनाया जाता है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला देखिए, ये सभी प्रश्न कराए जा चुके हैं। ये प्रश्न तो कल ही सामान्य ज्ञान के सीरीज में कराया गया। जो आप प्रश्न होने जा रहा है, सीता भूमि किसे कहा जाता है? तो ये सरकारी भूमि को सीता भूमि, मौर्य काल में जो राजकीय भूमि थी उसको सीता भूमि के नाम से जाना जाता था और इसके प्रमुख को क्या कहा जाता था? सीताध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी? तो आपका सही जवाब होगा वॉरेन हेस्टिंग के समय में 1772 में इजारेदारी की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी और इसकी दो प्रमुख विशेषता है क्या? कि इसके अंतर्गत पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी और दूसरी कि जो अधिक बोली लगाता था उसको भूमि का ठेका दे दिया जाता था। एक बात याद रखिएगा कि 1972 में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत हुई, बाद में 1977 में चल के ये जो पंचवर्षीय ठेका इसकी विशेषता थी इसको 1 वर्ष में तब्दील कर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यानी प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, वॉरेन हेस्टिंग के समय में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 42 देखिए, पूछ रहा है रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? याद रखिएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले अगर पूछेगा तो 1792 में तमिलनाडु के बारामहल में प्रारंभ हुई थी, यानी प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, बारामहल कहाँ पे? तमिलनाडु में। दूसरी बात कि अगर ये पूछा जाए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करना है इसके प्रमुख कौन है, तो याद रखिएगा टॉमस मुनरो को रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है और इसमें आप रैयतवाड़ी व्यवस्था में कर्नल रीड का भी नाम याद रखेंगे।
ठीक है। और मद्रास में, पूरे मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय थॉमस मुनरो के पास है। इस प्रकार 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा सी, 12 महल। सबसे पहले यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है महालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? महालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा महालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता हाल्ट मैकेंजी। याद रखिएगा, हाल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थे और ये व्यवस्था 30% ब्रिटिश भारत पे लागू थी। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश के कुछ भाग आते थे। यानी महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की? जन्मदाता कौन है? हाल्ट मैकेंजी। 43 प्रश्न का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मौर्य काल में बलि से क्या अभिप्राय है? तो याद रखिएगा, मौर्य काल में बलि का मतलब होता था एक प्रकार का भू राजस्व, ठीक है। यानी बलि का संबंध क्या होता था? भू राजस्व। और इसकी दर कितनी थी? तो ये उपज का 1/6 लिया जाता था, यानी 1/6 जो है उपज का ये लिया जाता था क्या? बलि। और बलि क्या थी? ये भू राजस्व था, ठीक है। और किस काल में? मौर्य काल में। इतनी बातों को आपको ब्रेक करके समझना होगा। प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 45, करह सिंचाई का वर्णन किस अभिलेख में वर्णित है? तो आपका जवाब होगा सिंचाई का वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में है, ठीक है। और जूनागढ़ अभिलेख किससे? रुद्रदामन से संबंधित है। और एक बात याद रखिएगा, ये अभिलेख सिंचाई का उल्लेख तो है ही है, इसके साथ ही साथ इसमें सुदर्शन झील के मरम्मत का भी उल्लेख किसमें है? जूनागढ़ अभिलेख में है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला देखिए, कराय की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो आपका जवाब होगा 16 जुलाई 1929 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी, ठीक है। और ये किसकी रिपोर्ट पर आधारित थी? तो ये रॉयल कमीशन कृषि रिपोर्ट पर आधारित थी, ठीक है। यानी प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 16 जुलाई 1929। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जरीब की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? तो आपका सही जवाब होगा शेर शाह के शासनकाल के दौरान जरीब की शुरुआत हुई थी। और अकबर वो प्रथम सुल्तान था जिसने इसे मुगल काल में लागू किया था। लेकिन जरीब की शुरुआत अगर पूछेगा तो आप सीधा आंसर देंगे शेर शाह। यानी प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, करा कि वर्तमान में गांव की खेती की नपाई की अंतिम इकाई क्या है? तो याद रखिएगा, खेती की नपाई की अंतिम इकाई जो है वो क्या है? गज है, ठीक है। यानी प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वहीं हेक्टेयर जो है ये भूमि मापन की सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। यानी कि प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। अगला देखिए, और एक बीघे बराबर अगर पूछा जाए तो 20 बिस्वा, और एक बिस्वा बराबर 151.25 गज। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा, मौर्य काल में ये जो मेजरमेंट दिया गया है, इसको जो हैंड रिटन नोट्स है उसमें बिल्कुल एक जगह जो उत्तर प्रदेश में लागू मेजरमेंट व्यवस्था है उसको एक जगह कराया जा चुका है। जो लोग जुड़े हैं वो इस बात से सहमत होंगे, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो अब जुड़ के इसको कवर कर लेंगे। प्रश्न संख्या 49, करा कि मौर्य काल में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा, मौर्य काल में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? उदक भाग कहा जाता था। प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब हो जाएगा ए, ठीक। ये उदक भाग सिंचाई कर, ठीक है। और ये कितना लिया जाता था? तो ये 1/3 यानी 1/3 भाग जो है लिया जाता था। और एक बात और याद रखिएगा कि मौर्य काल में जो भू राजस्व की व्यवस्था अभी आपने क्या पढ़ी थी? वो पढ़ी थी बलि, ठीक है। मौर्य काल में भू राजस्व की व्यवस्था आपने अभी क्या पढ़ा है? बलि, ठीक है। और यहाँ पे उदक का मतलब सिंचाई कर। 49 का सही जवाब ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 50, पूछ रहा है कि मौर्य काल की अर्थव्यवस्था किन स्तंभों पर आधारित थी? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? मौर्य काल की व्यवस्था कृषि, पशुपालन और उद्योग, इन तीनों पर आधारित थी। प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाता है। और एक बात और याद रखिएगा, अगर आप 24 जनवरी की बात करेंगे तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और यहाँ प्रश्न में पूछा गया राष्ट्रीय किसान दिवस, तो आपका सही जवाब होगा 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती पर। यानी 51 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि सघन कृषि विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो आपका जवाब होगा 1964 में सघन कृषि विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यानी प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि सघन कृषि विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई? तो जब आपको ये मालूम है कि 1964 में सघन कृषि विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई, तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत हुई। क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना का टर्म आपको पता है कि 1961 से लेकर 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना है, तो 64 उसी के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार 52 का सही जवाब हो जाएगा ए, 1964। अगला देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? तो याद रखिएगा 18 नवंबर 2004 को राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया। यानी प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब हो जाएगा बी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता एम एस स्वामीनाथन ने की थी, इसलिए इसे स्वामीनाथन आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? तो कृषि प्रणाली में एक स्थिरता प्रदान करने के लिए एक व्यवस्था को डेवलप करना,
ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, 18 नवंबर 2004 को राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति के समय भारत में कृषि और खाद्य मंत्री कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सुब्रमण्यम, यानी सी सुब्रमण्यम साहब हरित क्रांति के समय जब लागू हुआ भारत में तो उस समय कृषि और खाद्य मंत्री थे। अगर प्रधानमंत्री पूछा जाता तो आपका जवाब होता इंदिरा गांधी, यानी 54 का सही जवाब होगा डी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि CSRI गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है? तो आपका सीधा जवाब होगा कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। यहाँ पर CSRI गन्ना प्रजनन केंद्र है। इसी प्रकार अगर आप बात करेंगे राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र की तो ये त्रिचिरापल्ली त्रिची में है। वहीं अगर आप बात करेंगे कॉफी अनुसंधान केंद्र की तो ये कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुर में है। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन को भी आपने देख लिया। और गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु। 55 का सही जवाब होगा बी। अगला देखिए, पूछ रहा है भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा पंतनगर में 1960 में, जो कि अब उत्तराखंड में है। यहाँ भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया और इसका नाम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। यानी प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 57 देखिए, पूछ रहा है कि ग्रामीण विकास से तात्पर्य क्या है? तो ग्रामीण विकास का मतलब कि हर वो विकास जो ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा दे, वही क्या है? ग्रामीण विकास है। यानी प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विकास में सर्वाधिक योगदान दिया? देखिए, योगदान और भी हो सकते हैं लेकिन यहाँ सर्वाधिक पूछ रहा है, यानी इन 4 विकल्पों में सबसे ज्यादा ग्रामीण सामाजिक विकास में किसका योगदान है? तो आपका जवाब होगा 73वें संविधान संशोधन के तहत जो पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 महिलाओं के रिजर्वेशन की बात है, ये योगदान ग्रामीण सामाजिक विकास में सर्वाधिक योगदान है इन दिए गए विकल्पों में से। अब दूसरी बात ये पूछी जा सकती है कि ये व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो आपका जवाब होगा 243 के डी में 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं का दिया गया है, यानी 58 का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराए जाने का कार्य। देखिए, एक चीज जान लीजिए, मैं यहाँ पर कई बार अतिरिक्त फैक्ट्स भी इंक्लूड करा दे रहा हूँ। जैसे अभी पिछले प्रश्न में मैंने अनुच्छेद को इंक्लूड करा दिया, वो इसके एक्सप्लेनेशन में भी नहीं है, तो इसलिए आप वीडियो को भी पूरा कवर कर लें। ठीक है, जहाँ तक रही स्टडी मटेरियल की बात, आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का लिंक आप लोगों ने कहा था कि बना दिया जाए तो बहुत अच्छा है, तो उसे बना दिया गया, उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पर स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। प्रश्नों की जो भी श्रृंखला वहाँ पर चलेगी वो भी उसको आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग इसके लिए परेशान नहीं रहेंगे। रिवीजन के लिए आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 59 देखिए, कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था? तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ग्रामीण महाजन, यानी ग्रामीण महाजन के द्वारा कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। 59 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई क्या है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? गांव। ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई क्या है? गांव है। 60 का सही जवाब क्या होगा? बी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मानव समाज में और पशु समाज के मध्य श्रेणी में इनमें कौन सी आती है? तो याद रखिएगा, जैविकी श्रेणी और सामाजिक सांस्कृतिक, ये दोनों श्रेणियां मानव समाज और पशु समाज के मध्य विद्यमान है। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, दोनों, ए और सी दोनों। अगला देखिए, पूछ रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? ठीक है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के यदि प्रमुख आधार की बात करेंगे तो कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग कर फसलों को उगाना और पशुपालन, ये ग्रामीण समुदाय का प्रमुख आधार है। 62 का सही जवाब है डी। जिन प्रश्नों पर बहुत विशेष एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं, सीधा समझ में आ रहा है, उसको थोड़ा तेज गति से चला दिया जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न 63 है, कह रहा है कि ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका जवाब होगा कि ग्राम भूमि जो प्रबंध समिति है उसका अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान। और अगर इसके उपाध्यक्ष की बात की जाए तो ग्राम प्रधान के पद के लिए जो चुनाव पर दूसरे स्थान पर रहा व्यक्ति, उसको इस समिति का उपाध्यक्ष बनाया जाता है। दूसरी बात, और अगर ये पूछा जाए कि भारत में कितनी श्रेणियां हैं जो भूमि को वर्गीकृत करती हैं, तो आपका जवाब होगा 5 श्रेणियों में मूलतः वर्गीकरण किया जाता है। और ये वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ये चारागाह और कृषि योग्य भूमि के आधार पर वर्गीकरण होता है। और अगर मूल प्रश्न पे आए कि ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष, तो आपका सही जवाब होगा ग्राम प्रधान। प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, अगला पूछ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधी कार्य कौन करता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? पुरोहित। जैसे अभी आपने पढ़ा था कि कृषि कार्यों के लिए ऋण कौन देते थे? महाजन। उसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधी कार्य कौन करता था? तो उनको पुरोहित कहा जाता था। ठीक है, यानी 64 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखिए, करा कि अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम से कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो आपका सही जवाब होगा 1966 में। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। याद रखिएगा, 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा यह हरित क्रांति की शुरुआत की गई, इसलिए नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और इन्होंने अच्छी किस्म के बीजों को विकसित किया। और भारत के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो भारत के संदर्भ में
पहले ये ट्रायल के आधार पे 1960 से 63 तक 7 राज्यों में 7 चयनित जिलों में इसको प्रयोग किया गया। बाद में जब ये सफल हो गया प्रयोग, तो इसको 66 से 67 के बीच में भारत में हरित क्रांति की औपचारिक शुरुआत हो गई। इस प्रकार आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 65 का, सी हो जाएगा 66। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है किसमें? तो भारतीय ग्रामीण समाज को जनजातीय समाज और कृषक समाज में बांटा जा सकता है। 66 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि ग्रामीण जीवन और ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? तो ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत, यानी 67 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिएगा कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से परिवर्तन हो रहा है उसके पीछे सरकार की नियोजित योजनाएं हैं। 68 का सही जवाब होगा बी। कई सारी योजनाओं के बारे में आपने पढ़ा भी है, याद रखिएगा। अगला है, करा कि किस समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि ग्रामीण विकास में गैर सरकारी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान है? तो आपका सही जवाब क्या होगा, अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि ग्रामीण विकास में गैर सरकारी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान है। 69 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 1953 में की गई थी, ठीक है। और इस बोर्ड की स्थापना का कारण क्या था? तो इसका कारण था कि स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देना, महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों का तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। ये सब क्या है, समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना का उद्देश्य। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1953 में, यानी 70 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 71 देखिए, पूछ रहा है समाज कल्याण बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन? तो आपका सही जवाब होगा दुर्गाबाई देशमुख, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के संस्थापक सदस्य थे, ठीक है। यानी प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब हो जाएगा बी, दुर्गाबाई देशमुख इसकी प्रथम अध्यक्ष थे, यानी 71 का बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग गांव में निवास करते हैं? अभी आपने पढ़ा था 68.8%, जो कि ऑप्शन में लगभग किसके बराबर है, 70% के। इस प्रकार आपका 72 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वहीं आपने कुल जनसंख्या भी पढ़ रखी है, तो कुल जनसंख्या कितनी है ग्रामीण? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 83.3, यानी 83.3 करोड़ लोग गांव में निवास करते हैं। 72 का सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर, 70%, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि व्यावसायिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी क्रिया अधिक प्रचलित है? तो याद रखिएगा कि ग्रामीण स्तर में अगर आप बात करेंगे कि अधिक प्रचलित, तो कौन सा है, कृषि है। 73 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा जा रहा है कि ग्रामीण समाज की संरचना में किसे एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है? तो याद रखिएगा नातेदारी, विवाह और परिवार, ये तीनों ग्रामीण समाज की संरचना का महत्वपूर्ण कड़ी है। 74 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि सामाजिक संरचना के व्यवस्थित स्वरूपों में से किसे शामिल किया जाता है? तो यदि आप सामाजिक संरचना के व्यवस्थित स्वरूप की बात करेंगे तो उसमें सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक समितियां और सामाजिक मूल्य, ये तीनों शामिल होंगे। इस प्रकार 75 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि सामूहिक जीवन का प्रथम पालना किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा ग्रामीण परिवेश को सामाजिक जीवन का प्रथम पालना कहा जाता है। 76 का सही जवाब हो जाएगा ए। और एक बात और याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि सामूहिक व्यवहार शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो एक अमेरिकी समाजशास्त्री है जिनका नाम है रॉबर्ट ई पार्क, इन्होंने सामूहिक व्यवसाय शब्द का इस्तेमाल किया था। और यहाँ 76 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि ग्रामीण समाज में किस प्रकार के परिवारों की प्रधानता है? तो याद रखिएगा कि ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार की प्रधानता, वहीं एकल परिवार की प्रधानता कहां पर है? तो आपका सही जवाब होगा शहरी समाज में, ठीक है। यानी 77 का सही जवाब होगा बी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय कहा था? ये रिपीटेड प्रश्न है। इसका सही जवाब आप पढ़ चुके हैं, रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है। प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि ग्रामीण समाज में कम शिक्षित होने का क्या कारण है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, परंपरा, प्रथा, भाग्यवादी या रूढ़वादिता, ये क्या है, ग्रामीण समाज में कम शिक्षित होने का कारण है। इसके अतिरिक्त अगर देखेंगे तो सामाजिक कमजोरियां, पैसे के अभाव में, परिवार की सोच के आधार पर भी कई बार लोग शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लोगों की सोच के चक्कर में पड़ते हैं। तो इस प्रकार से ग्रामीण शिक्षा में कम शिक्षित होने का यह प्रमुख कारण है। 79 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि ग्रामीण समाज प्रकृति के समीप होती है, इसके पीछे किन कारणों का उत्तरदायी प्रतिमान माना जाता है? तो आप देखते हैं कि ग्रामीण समाज जो है ये कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, भोजन संग्रह, कृषि विकास के प्रति लगाव, ये सभी चीजें जो हैं ये ग्रामीण समाज के प्रकृति के समीप दर्शाती हैं। इस प्रकार 80 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि ग्रामीण समाज में आत्मनिर्भरता के ह्रास होने का प्रमुख कारण क्या है? तो याद रखिएगा कि जो ग्रामीण समाज में जो ह्रास होने का कारण है वो क्या है, जनसंख्या में वृद्धि, नगरीकरण और औद्योगिकरण।
ये ग्रामीण समाज में अर्थ आत्मनिर्भरता के ह्रास होने का प्रमुख कारण है। ठीक है, अब देखिए ग्रामीण समाज में आत्मनिर्भरता का ह्रास कैसे इनके कारण होगा? तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग बाहर पलायन करेंगे, क्योंकि गांव में उतने रोजगार के साधन नहीं है, नगरीकरण औद्योगिकरण बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ग्रामीण समाज की जो व्यवस्था है, उनकी अपने आत्मनिर्भर बनने की जो पहल होनी चाहिए, उसमें गिरावट आएगी। इस प्रकार यहाँ पर 81 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में नेतृत्व प्रणाली में परिवर्तन के मुख्य कारण क्या है? तो आपका सही जवाब होगा पंचायत राज की स्थापना, आर्थिक संरचना में परिवर्तन, मताधिकार संरचना में परिवर्तन। ये ग्रामीण क्षेत्र के नेतृत्व प्रणाली में परिवर्तन के मुख्य कारण है। यानी 82 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला हो जाएगा, कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिक जनसंख्या घनत्व का मूल कारण क्या है? तो आपका सही जवाब होगा कि ग्रामीण पिछड़ापन। ये बात सही है। नगरीय क्षेत्रों में प्रवास, जिसके अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। नगरीय क्षेत्रों में सीमित भूभाग, ये नगरीय क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या घनत्व, क्योंकि लोग यहाँ से जा रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं। ग्रामीण पिछड़ापन है, तो ये प्रवास का मूल कारण है। और नगरीय क्षेत्रों में जो सीमित भूभाग है, इसके कारण वहाँ पे घनत्व तो क्या है? ज़्यादा हो गया। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि नगरीय समाज में अंधविश्वास में कमी पाई जाती है, ऐसा क्यों है? तो जहाँ सामाजिक गतिशीलता अधिक होगी, वहाँ पर क्या होगा? अंधविश्वास पर कम लोग विश्वास करेंगे। सामाजिक जीवन अधिक व्यस्त है कि इन सब क्षेत्रों में सोचने का समय ही नहीं है, और शिक्षा का एक अधिक विस्तार हो चुका है, ताकि इन बातों पर गौर नहीं किया जाता है। ये सभी कारण नगरीय क्षेत्र में अंधविश्वास की कमी का कारण है। यानी प्रश्न संख्या डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि शहरी समुदाय में एकांकी परिवार के बहुल का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिएगा, उच्च जीवन स्तर की आकांक्षा व्यक्ति को एकांकी परिवार की तरफ ले जा रही है। संयुक्त परिवार में वो जीवन स्तर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सभी लोगों का ध्यान देना होता है। इसलिए शहरी समुदाय में एकांकी परिवार की प्रचलन बढ़ रहा है। यानी 85 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला देखिए, कह रहा है शहरी समुदाय में सांस्कृतिक विभिन्नता का मूल कारण क्या है? तो यहाँ पर विभिन्न सांस्कृतिक बहुल्यता, विभिन्न संस्कृतियों को मानने वाले लोग शहरी जगहों पर आकर अपने उद्योग में काम करते हैं, विभिन्न प्रकार के रोजगार के साधन में लगे हुए हैं। तो इसके द्वारा वो विभिन्न संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, तो वहाँ पर सांस्कृतिक विभिन्नता का होना स्वाभाविक है। ठीक है, इसीलिए आपका 86 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि शहरी समुदाय में वर्ग अतिवाद का प्रमुख कारण क्या है? तो याद रखिएगा कि जो शहरी समुदाय में वर्ग अतिवाद का प्रमुख कारण है, वो है आर्थिक। 87 का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, नगरीय समुदाय में सदस्यों के मध्य किस प्रकार के संबंधों का प्राधान्य है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? औपचारिक। यानी नगरीय समुदाय में सदस्यों के मध्य औपचारिक संबंधों का प्राधान्य। ठीक है, अभी हम लोगों ने पहले चर्चा भी की थी। 88 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि परंपरागत कृषि विकास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना आती है। और इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो 2015-16 में। और इसका उद्देश्य पूछा जाए तो जैविक उत्पादों के प्रभावीकरण और उसके विपणन को प्रोत्साहन देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना का प्रारंभ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ए हो जाएगा। इस प्रकार आपने ये ग्रामीण विकास से संदर्भित प्रश्नों को देख लिया। इस प्रकार से सभी पार्ट को कंप्लीट करा दिया जाएगा। और मैंने आपसे ये कहा कि रिवीजन के लिए आपको सच जो भी सामग्री उपलब्ध करा दी जाएगी। आप लोग अपनी तैयारी को सतत जारी रखें। ऑनलाइन स्टडी ग्रुप आपकी तैयारी में जो भी अपना योगदान